गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटर का भूगोल का आज हम लोग क्लास देखेंगे। जो इंटर का एग्जामिनेशन होने वाला है 2026 में। हम ज्योग्राफी का जो मानव भूगोल पार्ट है, ज्योग्राफी में दो बुक है, हम लोग को पता है, दो पार्ट पढ़ना है। एक भौतिक भूगोल है, एक मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल का हम लोगों ने जनसंख्या वितरण घनत्व वगैरह पढ़ लिए हैं। अब उसका जो अगला जो टॉपिक है वह है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर आप लोग को सर्च करना है ग्लोबल स्टडीज लाइव। यहाँ पे स्पेस नहीं देना है किसी भी लेटर में, बिना स्पेस दिए हुए ग्लोबल स्टडीज लाइव जाकर के सर्च करना है। और हमारा जो ग्लोबल स्टडीज जो चैनल है, जो बोर्ड मैट्रिक बोर्ड और इंटर की तैयारी करा रही है, जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना तैयारी को अच्छे ढंग से ये शुरू कीजिए। और हमारा बहुत सारा वीडियो बन चुका है सभी विषयों पर, अब उसको देखिए। और आगे जो है हमारा नवंबर में सेट प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिखाना शुरू हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास भी शुरू हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपना तैयारी को बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए। तो हम लोग आज मानव विकास क्या है, वृद्धि और विकास क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो ये सब आज टॉपिक हमारा जो है वह चलेगा। तो देखते हैं मानव जीवन का सार्थक जीवन कब होता है। यानी सिर्फ जीना एक अलग विषय है और सार्थक जीवन जीना एक अलग विषय है। दोनों में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। यानी यह मानव का जो विकास होता है, एक वृद्धि होती है जो मानव का शारीरिक वृद्धि होती है, यानी वो बच्चा से धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका शारीरिक ग्रोथ होता है। एक विकास होता है, विकास बहुआयामी है। और वृद्धि सिर्फ क्वांटिटी होती है इसमें, यानी इसी लंबाई में बढ़ने को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। जबकि विकास जो है सभी आयामों में विकास होता है। उसमें जीवन स्तर से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, तर्क शक्ति, सोचने समझने की बुद्धि और सही गलत निर्णय लेने की, सोचने की जो वृद्धि यानी जो कला होती है, उनका रहन सहन, ये सब मिला करके और सब बहुत बड़े सभी आयामों में जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, यानी जो उनमें परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, यानी डेवलपमेंट। तो देखेंगे सार्थक जीवन यानी सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। यानी सार्थक जीवन का मतलब है कि जीवन केवल दीर्घ यानी लंबे समय तक जी लिए, वो सार्थक जीवन नहीं हुआ। यानी बहुत 100-150 साल तक जी लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सार्थक हो गया उसका जीवन। यानी अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, उससे उसका सार्थकता सिद्ध होती है। तो जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी है, अर्थात लोग जो है स्वस्थ हो, विवेकपूर्ण हो, सोच समझकर समाज में प्रतिभागिता करे व उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। यानी जीवन का कुछ सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। सार्थक उद्देश्य का मतलब उद्देश्य गलत भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो गलत उद्देश्यों की बात नहीं होती है मानव विकास में। यहाँ पे अच्छा उद्देश्य हो, यानी सकारात्मक उद्देश्य हो, समाज के लिए, अपने देशवासी के लिए, मानव विकास के लिए, मानव कल्याण के लिए जो हम कार्य करते हैं जीवन में, उसी से हमारा जीवन सार्थक होता है। तो वैसे तो बहुत लोग जीते हैं बहुत बहुत दिन तक, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन सार्थक हुआ। यानी धनात्मक सोच जिनका उद्देश्य मानव सेवा है, मानव के विकास से जुड़ी गतिविधियों पर जो काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य सामाजिक कल्याण कार्यों में, तो ये सकारात्मक पहल है। और उन्हीं का लोग क्या
कहा जाता है कि ये उनका जीवन सकारात्मक है। तो इस तरह से जीवन का सार्थक होना मतलब लंबे समय तक जीना नहीं है, कुछ अच्छे काम को करना है जो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा हो, लोगों के, नागरिकों के जीवन को सुधार करने में मदद मिले। चलिए देखते हैं विकास, यानी विकास क्या है। विकास तो गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। विकल्पों में वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही विकास है। यानी गुणात्मक परिवर्तन की बात कह रहा है। यानी अगर हम बच्चे से बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब हम मेरे जो व्यक्तित्व में अगर आयु बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ हमारे व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आए, हम अच्छे से पढ़े लिखे नहीं, हमारे अंदर तर्क की क्षमता नहीं हो, अच्छा बुरा भला सोचने की, एनालाइज करने की, लोगों को समझाने के, या अपना व्यवहार जो है बच्चों के साथ कैसा हो, बूढ़ों के साथ कैसा हो, फ्रेंड के साथ कैसा हो, माता पिता के साथ कैसा हो, शिक्षकों के साथ कैसा हो, अगर ये नहीं है आप में, तो वो आप में विकास नहीं हुआ, आप सिर्फ वृद्धि कर रहे हैं। यानी आपका शरीर सिर्फ बढ़ रहा है और आप में वो अभी तक विकास वाली गुण नहीं आई। अगर ये सभी गुण आप में आते हैं तो आप में वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चल रही है। तो इसके लिए वृद्धि और विकास साथ साथ चले मानव में, इसके लिए सबसे बड़ा जो कारक है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है शिक्षा। और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी होना आवश्यक है। यानी शिक्षा ही ऐसी चीज है जो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए उसमें विकास को क्या करता है, विकसित करता है। वृद्धि तो खुद से हो जाती है, ये नेचुरल है कि लोग जन्म लिए हैं, बच्चा छोटा है तो बड़ा होगा, ये नेचुरल है, वो खुद से खुद होता है। लेकिन विकास, मानव में विकास के लिए ये शिक्षा ही एकमात्र है जो विकास के सही अवधारणा को पूर्ति करता है। तो विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। यानी आप में उम्र के अनुसार अगर आप में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, सभी चीजों को भली भांति समझ रहे हैं, तो आप में क्या है, नैतिकता का विकास हो रहा है। आप तो ये सब आपको शिक्षा से ही मिलेगी, पढ़ने लिखने से ही मिलेगी। कुछ लोगों में सामाजिक, जो बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो समाज से भी सीख लेते हैं, यानी सामाजिक वातावरण से भी सीख करके वो अपना व्यवहार को, नैतिकता को बना लेते हैं, वो भी क्या होते हैं, विकास उनमें हो जाता है। तो आगे देखते वृद्धि। विकास समझ गए, विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि जो है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी मात्रा में वृद्धि होना, यहाँ गुण में वृद्धि होना, मनुष्य के गुण में वृद्धि होना विकास है। और मनुष्य के मात्रा में वृद्धि होना, मात्रा मतलब बच्चा से बड़ा होना, यानी लंबाई में बढ़ना, मोटा हो जाना, लंबा हो जाना, ये मात्रात्मक वृद्धि है। तो ये वृद्धि होता है। और वृद्धि और विकास में मुख्य जो अंतर है कि विकास गुणात्मक होती है और वृद्धि मात्रात्मक होता है। अब वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। होने वाले परिवर्तन को ही, यानी धनात्मक या ऋणात्मक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास समझ गए। अब दोनों में अंतर देखते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास में अंतर, तो पहला जो अंतर है वो है, पहला जो अंतर है वो है कि वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यानी वृद्धि जो है क्या है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो यह क्या है कि
वृद्धि जो है समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करता है। मात्रात्मक मतलब लंबाई में बढ़ना, जो बढ़ने को क्या बोलेंगे, धनात्मक, और घटने को ऋणात्मक। इसके साथ साथ मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन, मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन यानी मूल्यों में परिवर्तन, घटना या बढ़ना, ये भी क्या कहते हैं। जैसे अगर आज पेट्रोल 105 रुपये लीटर है, अगर इससे पहले 10 साल पीछे जाए, 20 साल पीछे जाए, तो मान लीजिए 60 रुपये था, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ मूल्य को निरपेक्ष यानी यहाँ पे कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि घटा है या बढ़ा है, यानी परिवर्तन क्या हुआ है, निगेटिव हुआ है यानी निगेटिव हुआ है या पॉजिटिव हुआ है, यानी ऋणात्मक हुआ है या धनात्मक हुआ है। तो ये वृद्धि है, क्या है, वृद्धि है। जबकि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से जो मूल्य सापेक्ष होता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन, यानी गुणात्मक परिवर्तन का मतलब हमारे अंदर गुणों का विकास होना, नैतिकता का भाव, राष्ट्रीयता का भाव, सामाजिकता का भाव, ये सभी अगर आप में विकसित हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। और किसी वस्तु में देखें, जैसे पहले जो मोबाइल था, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो उसका गुण, वो उसमें जो फैसिलिटी बहुत कम था, अब मोबाइल में बहुत सारा फैसिलिटीज़ आ गई है, यानी गुणों में परिवर्तन हो गया। तो मोबाइल का जो विकास हुआ है, मोबाइल इंडस्ट्री का क्या हो गया, विकास हुआ है। वृद्धि होना, मोबाइल के बहुत सारा हैंडसेट बना देना, वृद्धि हुआ, लेकिन उसमें फीचर्स को, नया नया फीचर्स, नया नया जो उसमें संशोधन कर करके, रिसर्च कर करके, जो उसमें बहुत सारे फीचर्स को डाल दिया गया है मोबाइल्स, लैपटॉप वगैरह में, तो वो क्या हो गया, विकास हुआ है। आज जो है सो हम लोग के पास जो सुपर कंप्यूटर है, पहले कंप्यूटर का दूसरे बहुत सारे लो क्वालिटी के प्रकार था, है ना। धीरे धीरे सभी गैजेट्स में क्या हुआ है, विकास हुआ है, यानी उसमें उसके गुणों में परिवर्तन किया गया है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में सकारात्मक वृद्धि न हो, यानी विकास के लिए सकारात्मक वृद्धि होना जरूरी है। यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक है, यानी विकास जो है गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक, यानी नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, यानी नकारात्मक की बात ही नहीं है विकास में, इसमें हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो, और उसके साथ साथ गुणात्मक भी हो, यानी क्वालिटी भी हो उसमें, उसी को क्या बोलेंगे, विकास। चौथा है देख ले मानव विकास। तो मानव विकास पर हम चर्चा किए हैं, मानव विकास को कब कहेंगे कि यह मानव विकास विकसित है, विकास कर चुका है, तो उसमें बहुत सारे गुणों का होना जरूरी है। नैतिकता का विकास, सामाजिकता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीय एकता का विकास, उनमें जो पारिवारिक गुण होना चाहिए, माता पिता को अच्छे से आदर से पेश आए, बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा से पेश आए, बच्चों के साथ प्यार से पेश आए, ये सभी गुण क्या है, मानव विकास का द्योतक है, यानी मानव विकास को यह क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये सब गुण है तब मानव विकास हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। बहुत लोग हैं पढ़ लिख करके भी तर्कहीन हो जाते हैं, यानी बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन तर्क नहीं कर पाते, अच्छे बुरा में फर्क नहीं कर पाते हैं, या तुच्छ बातों पर वो गुस्सैल हो जाते हैं, या उनमें क्वालिटी निगेटिविटी भर जाता है, किसी के प्रति निगेटिव सोचना, ये भी विकास नहीं है। बढ़ तो गए, पढ़ लिए हैं, लेकिन विकास उनमें नहीं हो पाया है। बहुत लोग हैं जो अनपढ़ होते हुए भी समाज से सीख लेते हैं, आसपास से सीख लेते हैं, उनमें अच्छे गुणों का विकास हो जाता है, तो लोग विकास के श्रेणी में आते हैं। आगे है, मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना है। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यहाँ एक शब्द लिखा गया है, गुण
विकल्पों में वृद्धि। विकल्पों में वृद्धि का मतलब आप उस लायक हो जाए कि अगर ये नहीं हम कम काम कर पाए तो वो कर लेंगे, यानी वैसा आप में तर्क हो जाए, आप में वो पढ़ लिख करके ऐसा बन जाए कि आप एक बार में बहुत सारे कामों को करने के लायक हो जाए। मान लीजिए एक काम नहीं मिला तो दूसरा, यानी हमारे पास विकल्प हो और उसका बखूबी हम उस काम को कर सके, तभी ये क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। और यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। गुणात्मक परिवर्तन। अब है डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन। यानी सबसे पहले मानव विकास की जो बात किए थे वो कौन किए थे, डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक कौन बताए थे, डॉक्टर महबूब उल हक। क्या बताए थे, तो इनका कहना था, डॉक्टर महबूब उल हक का, कि मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं से उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। यानी मानव में जो उद्देश्य है, यानी लोगों में जो विकल्पों में वृद्धि की बात कही गई है और उनमें जीवन में सुधार। जीवन में सुधार का मतलब है कि उसमें गुणात्मक सुधार हो, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, उनका रहन सहन अच्छा हो। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे से ही हो सकता है, यह आपके गुण व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। और आप सबसे बड़ी बात, आप में तर्क शक्ति हो, यानी तर्क, अगर आप में तर्क शक्ति हो जाए अच्छे बुरे में, तो आप एक, आपको क्या मानव विकास के अंतर्गत आप लाए जा सकते हैं। अगर आप तर्कहीन हैं, आप काल्पनिक बातों पे रहते हैं और जो साक्षात बात है, जो आपके सामने है, उसको नहीं मानते हैं और कल्पना से आप चीज़ों को जोड़ लेते हैं जो वास्तव में है नहीं, तो वो क्या हुआ, आप में तर्क की शक्ति नहीं है, तो वो मानव विकास नहीं है। बस आप सिर्फ क्या कर गए हैं, वृद्धि कर गए हैं। और सार्थक जीवन, यानी आपका जीवन का जो उद्देश्य है, जो सकारात्मक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप कार्यरत है जीवन भर और उसको पूरा कर लिए, तो आपका जीवन क्या हो गया, सार्थक हो गया। चाहे वह कार्य आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं और अपना सार्थक जीवन को जी सकते हैं। अब है मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ है, देखते हैं कौन कौन से स्तंभ है। तो पहला है समता। यही है मुख्य बिंदु जो मानव विकास को प्रदर्शित करता है। अगर ये चारों स्तंभ है तो मानव को क्या कहा जाए, मानव विकसित है, नहीं तो मानव विकसित नहीं है। तो उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। यानी सभी लोग को एक समान दृष्टिकोण से, उनको उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी सभी व्यक्ति को किसी भी समान की एक समान भागीदारी, यानी समान भागीदारी, सबको इक्वल शेयर, यानी बराबर बराबर भागीदारी हो, तो क्या कहलाता है, समानता यानी समता कहलाता है। लोगों को उपलब्ध अवसर जिसमें लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यानी समता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग और जो भी आयाम है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तब ये किस श्रेणी में आता है, समता। यानी आप में अगर समता की गुण है तो आप विकास, आप क्या है, विकास मतलब मानव विकसित है। अगर समता का गुण नहीं है तो वो विकसित की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा, सतत पोषणीय। समता के बाद आता है सतत पोषणीयता।
यानी सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। यानी हमारे पास जो अवसर है, किसी भी क्षेत्र में जो हमारे पास जो अवसर उपलब्ध है वह लगातार रहे, निरंतरता बना रहे। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो या अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए जो भी हमारे पास अवसर है उसमें निरंतरता हो, जिससे क्या हो सके, सतत पोषणीय यानी पोषण यानी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। यानी हमारे पास जो संसाधन है जिसमें पर्यावरण हो, वित्त हो यानी फाइनेंस, या मानव संसाधनों का उपयोग जो है मानव संसाधन हो, इसके अलावा हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग जो है क्या करना चाहिए, इसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए, यानी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे से उपयोग करेंगे जो हमारे पास संसाधन है तो लंबे समय तक निरंतरता बनी रहेगी, बची रहेगी, और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी ये संसाधन उपलब्ध होंगे ताकि वो भी अपने जीवन को क्या कर सके, विकसित कर सके। तो हमारा कर्तव्य है कि सतत पोषणीयता को बनाए रखने के लिए हमारे पास जो भी संसाधन है, प्राकृतिक और मानव संसाधन जो भी है, उसका हम क्या करें, मित्रवत उपयोग करें, यानी उसका दुरुपयोग न करें और लंबे समय तक उसको बचा करके रखें ताकि हमारे आने वाला जो अगला पीढ़ी है वो भी उससे लाभान्वित हो और अपना विकास, अपने जीवन स्तर को भी अच्छे ढंग से बना करके रखे। उसके बाद अगला है उत्पादकता। अगला है उत्पादकता। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। ये मानव श्रम की उत्पादकता यानी यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो है कि हम कोई प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता का मतलब है कि मानव श्रम की उत्पादकता में जैसे कि अगर कोई काम करता है 5 घंटा, 5 घंटा में अगर अनस्किल लेबर है, अगर उसके पास टैलेंट मतलब स्किल की कमी है, और जितना देर 5 घंटा में अगर 100 वस्तु बनाती है, अगर वही काम स्किलफुल लेबर को यानी श्रमिक को दिया जाए तो 5 घंटा में 500 वस्तु बनाएगी। यानी यहाँ पे स्किल की बात है, यानी उत्पादकता किससे संबंधित है, काम करने के तरीका, उसमें स्किल कितना है, उसमें उस काम को करने के लिए टैलेंट है या नहीं। तो उत्पादकता स्किल पर निर्भर करती है। अगर आपके पास स्किल है तो आप उत्पादक अच्छा करेंगे, उत्पादकता में वृद्धि होगी। स्किल नहीं है तो वो प्रोडक्टिविटी कम जाएगी। तो यहाँ उत्पादकता भी क्या है, मानव विकास को प्रदर्शित करती है कि आप में कितना स्किल है, किसी काम को करने का कितना स्किल है आप में, तभी जाकर के आप उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। यानी सामर्थ्य और सक्षम बना करके मानव को क्या कर सकते हैं, हम उत्पादकता को बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, जो भी प्रोफेशन के लोग हैं उनको निरंतर ट्रेनिंग दिया जाए, नए चीज़ों को अपडेट किया जाए, नए चीज़ों टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे लोगों ट्रेनिंग करके अपडेट किया जाए, तो उनका काम करने का, उनका जो उत्पादकता है ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो हम स्किल को दे करके ट्रेनिंग दे करके और अन्य गतिविधियों में शामिल कर करे क्या कर सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक अच्छा, इसमें एक और छूट गया था, लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। अभी बताए हैं, डॉक्टर वगैरह की बात है, यहाँ चिकित्सा सुविधा की बात हो रही है। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से
सामर्थ्य बनाना, जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो। यानी सशक्तिकरण का अर्थ है कि सामाजिक, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को हर तरह से सामर्थ्यवान बनाना है, हर तरह से सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे वह अन्य विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाए या उस लायक हो जाए। सामर्थ्य बनाने का मतलब है कि उनको उनके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट करके उनको समाज, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको सामर्थ्यवान बनाना है। आर्थिक रूप से जब सामर्थ्यवान बनाने की बात है तो इसमें लोगों को आमदनी बढ़ाने पर बात करनी होगी, रोजी रोजगार देने की बात होगी, नौकरी पेशा व्यवसाय की बात होगी, जिससे उनको आर्थिक तरक्की हो, जो पिछड़े हुए लोग हो। उसके बाद सामाजिक सामर्थ्यवान बनाने की बात है तो सामाजिक सामर्थ्यवान में जैसे कि यहाँ पे जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उससे उनको उस भेदभाव से दूर करके उनको एक समान रूप से उनको अवसर मिलना चाहिए। समाज में सभी लोगों की समान रूप से इज्जत हो, सभी लोगों का एक समान रूप से उनका व्यवहार हो, सभी लोगों के साथ ऊंच नीच या छुआछूत की भावना न हो, तब जाकर के वो सामाजिक रूप से सामर्थ्यवान बनेंगे और वो पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के वो अपना अवसर को खुद चुन सकते हैं स्वतंत्र रूप से, और अपना कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करके अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। उसके आगे देखते हैं मानव विकास के विभिन्न उपागम। मानव विकास के विभिन्न उपागम। तो मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे देखते हैं आय, क्या है? आय। दूसरा है कल्याण, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आय उपागम में यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। यानी मानव विकास का जो सबसे उपागम में जो सबसे पहले स्थान पर रखा गया उसको आय को है। अगर व्यक्ति का आर्थिक आमदनी आय अधिक होगी तो उतना ही अधिक उनका जीवन स्तर होगा, आय कम होगा तो उनका जीवन स्तर कम होगा। तो आय जो है, आय यह दर्शाता है कि उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को, आय का उच्च स्तर जो है विकास के ऊंचे स्तर को यह दर्शाता है। यानी लोगों के पास आमदनी होना जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे कार्य जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिले, समता का वहाँ पर ख्याल रखा जाए। आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी समान दृष्टिकोण से आर्थिक क्रियाकलापों में या रोजी रोजगार में समान अवसर दिया जाए। उसके बाद है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव विकास को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेवार है। यानी कल्याण सरकार या किसी देश या राष्ट्र का जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो पिछड़े हुए लोग हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनको कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें उनके जीवन स्तर को ऊंचा बनाना, उनके जीवन को सामर्थ्यवान बनाना, उनको रोजी रोजगार, शैक्षिक माहौल देना, रोजगार के अवसर देना, चिकित्सा सुविधा में बेहतर उपलब्ध कराना चिकित्सा सुविधा, यानी सभी कल्याणकारी जो योजना है वो सुविधा मुहैया करा करके लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। अगला आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था।
इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, उसके बाद स्वच्छता, जलापूर्ति के बाद स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है। यानी ये जो 6 तरह के जो यहाँ बात की गई है, वो इन सब स्तरों पर मानव विकास को क्या किया जाता है, इस स्तर पर उसको परखा जाता है। उसके बाद है क्षमता उपागम। इस का उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, जो संसाधनों तक पहुंचने के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी जो अमर्त्य सेन है, ये इकोनॉमिस्ट है भारत के। इन्हें इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, यानी अर्थशास्त्री है। ये भी मानव विकास में जो है, इन्होंने भी अपना विचार दिया है कि मानव विकास में कौन कौन से मुख्य बातें शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, क्षमता उपागम है। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, उन्होंने यह बात कही है। यानी मानव में क्षमताओं का निर्माण करना तथा बढ़ते मानव विकास की, यही क्या है, बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी क्षमता का निर्माण करना, विकास करना ही मानव विकास की कुंजी है। अब है मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं कि पहला क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। यानी मानव देश के आर्थिक विकास के लिए मानव का आर्थिक विकास होना जरूरी है, मानव विकास होना जरूरी है। जैसे मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किया जा सकता है। यानी मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी, दोनों में वृद्धि किया जा सकता है, और इससे क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर में भी वृद्धि होगा। दूसरा, यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक आदि होंगे, तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग हो सकता है। मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होगा। यानी हम रिसर्च वगैरह करेंगे, हमारे पास अच्छे वैज्ञानिक होंगे, तो बहुत क्षेत्रों में रिसर्च करेंगे। इससे मानव संसाधन का जो उपयोग करने, जो अभी तक हम अधूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तकनीक की कमी के कारण, तो उसका वो जो क्या करेंगे, उस तकनीक को विकसित करेंगे और हम उस संसाधन का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, और इससे हमें अच्छे से क्या होगा, हमारा जीवन, हमारा जो आर्थिक जो तरक्की है वो बढ़ेगा। इस तरह से अब आगे देखते हैं, श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। एकदम सही बात है। और यह वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन ही उनका उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। यानी श्रम यानी जो लेबर है, जो मैन पावर है, वो वस्तुओं की और सेवाओं की मांग भी करता है, और वह उत्पादक भी होते हैं, क्योंकि वह वर्क करते हैं, उत्पादन कार्यों में क्या करते हैं, काम करते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है। इस तरह से अब आगे देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मानव विकास सूचकांक एक मापक है, यानी एक मापने का एक तरीका है, जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन, और मापन में क्या क्या, तो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक 0 से लेकर के 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। यानी 0 से लेकर के 1 तक, यानी ये इसका रेंज दिया गया है। जैसे 0.1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है,
0.6 हो सकता है। यह रेटिंग दिया जाता है कि मानव विकास, यह देश कितना किस रेटिंग पर है, उसका सूचकांक क्या है। तो जितना अधिक सूचकांक होगा वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा, यानी वहाँ मानव विकास उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो यह रेटिंग यानी इस मानव विकास सूचकांक का जो रेंज है वह 0 से लेकर के 1 के बीच में है। यानी कम से कम 0 हो सकता है और अधिक से अधिक 1 हो सकता है, और इसके बीच में जो भी संख्या है, बहुत सारी संख्या होती है, वो हो सकती है कोई भी। तो मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है? यानी सूचकांक जो मापते हैं किसी देश को कि कितना, इस सूचकांक का मापन यानी कौन सा देश कितना विकसित हुआ है या कौन डेवलप हो चुका है, वो कौन डेवलपिंग है, कौन अंडर डेवलपिंग है, ये सब मापने के लिए किस प्रकार जो मापा जाता है वो देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवर्धित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से लेकर 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, जो किसी देश के मानव विकास सूचकांकों के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाता है। यानी यह जो है किस क्षेत्र में मापन करता है मुख्य रूप से, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, यानी किस देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, क्या लोगों की पहुंच वहाँ पे उपलब्ध संसाधन तक सभी लोगों को समान रूप से पहुंच है या नहीं, या किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष समुदाय के लोगों का तो नहीं है, क्या सभी लोगों का एक समान रूप से संसाधन तक उपलब्धता है कि नहीं। ये सब को रेटिंग किया जाता है 0 से लेकर के 1 के बीच में। उसी के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि यह देश विकसित है या अल्प विकसित है या अभी विकासशील है। ये स्कोरिंग के आधार पर उसको दिया जाता है। मानव विकास के मानव मापन के 3 प्रमुख सूचकांक। अब मानव विकास की बात करेंगे तो इसके लिए 3 सूचकांक है। अब कौन कौन है देखते हैं। तो मुख्य रूप से है स्वास्थ्य, यानी अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम पढ़ पाएंगे या अन्य कोई भी काम कर सकते हैं। यानी स्वास्थ्य अच्छा रहना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी तो हम जी पाएंगे या कोई काम कर पाएंगे। पढ़ाई भी कब करेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। बीमार रहेंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। यानी स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है हमारे जीवन का। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एवं और दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। यानी यह जो है आपको क्या करता है कि यह जो स्वास्थ्य का मतलब है कि आप स्वच्छ वातावरण में यानी स्वच्छ जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि कितने दिनों तक कोई व्यक्ति जीता है, जीवन प्रत्याशा कहलाता है। यानी जीने की कितने वर्ष संभावना है, कितने दिन कितने सालों तक की संभावना है जीने की, तो क्या कहलाता है, जीवन प्रत्याशा। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। अगर आपका जीवन प्रत्याशा, किसी देश का जीवन प्रत्याशा अधिक है, इसका मतलब है वहाँ पे लंबे और स्वस्थ जीवन का वहाँ पे होना संभव है, वहाँ पे होता है, लोग लंबे समय तक जीते हैं। अगर जैसे जापान की बात करें तो वहाँ पे लोग 100 वर्ष तक जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है वह अधिक है। अधिक होने का बहुत सारे कारण है। वह जापान डेवलप कंट्री है, देश है, वहाँ पे सभी जो मानव विकास के जो आयाम है वह पूरा करती है। वहाँ के लोग तार्किक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा विकसित है और लोग पढ़े लिखे हैं,
शैक्षिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर वो लोग बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है। उसी प्रकार अन्य देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, और ये सब जो है विकसित देश है, वहाँ पे इन सभी जो मानव विकास है उच्च स्तर के पाए जाते हैं वहाँ पे। तो जीवन प्रत्याशा का आशय है कि कितने दिन यानी कितने साल तक जीने की संभावना है। दूसरा है शिक्षा। स्वास्थ्य के बाद सबसे बड़ा जो सूचक है वह शिक्षा। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। प्रौढ़ साक्षरता दर, और प्रौढ़ मतलब बूढ़े में कितना, बूढ़े लोगों में जो ओल्ड एज है उनमें साक्षरता दर क्या है, और सकल नामांकन अनुपात यानी किसी देश या राज्य में जो बच्चों की संख्या है, यानी जो पढ़ने लिखने वाले जो संख्या है बच्चों और किशोरों के, उनका नामांकन अनुपात यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यालय में उनका 100% नामांकन है या नहीं, वो पढ़ाई को रेगुलर कर रहे हैं या नहीं, वह शिक्षा से जुड़े हैं या नहीं, या किसी अन्य कामों में लगे हैं। तो अनुपात से को भी शिक्षा को क्या किया जाता है, सूचक माना जाता है, और यह मनुष्य की ज्ञान तक पहुंचने को प्रदर्शित करता है। और यही एकमात्र है स्वास्थ्य के बाद जो मानव विकास को यह सूचक सबसे बड़ा प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण करके हम तर्कवादी बनते हैं, हमारे अंदर दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, और हम काल्पनिक चीज़ों से दूर हट करके हम जो वास्तविक चीज़ है उस पर अपना जीवन जीते हैं। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है, यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। संसाधनों का पहुंच तक का जो हमारे पास जो भी मानव संसाधन है, जो प्राकृतिक या मानवकृत संसाधन है हमारे पास उपलब्ध है, वहां तक हमारा पहुंच है या नहीं है। पहुंच है तो क्या सभी लोग को समान रूप से अवसर मिल रहा है या नहीं। अगर ये सब है तो क्या है कि ये संसाधनों तक हमारा समता, समान रूप से पहुंच जो है हमें क्या बनाता है, आर्थिक सामर्थ्यवान बनाता है। और यह जो संसाधन तक पहुंच है यह क्या, यह जो है मानव विकास का सूचक का भी एक भाग, यानी ये तीन रूप से जो है, ये तीनों आप लोग को सभी को पॉइंट बना करके इसको लिख लेना है। अब अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको देखते हैं क्या है। इसको बोलते हैं UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक को मापकर मानव विकास रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पर एक बात आई, एक पॉइंट आया कि मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन प्रकाशित करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में, यह क्वेश्चन बार बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो पूरे विश्व का मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है अपने अध्ययन से, अपने रिसर्च से। यह एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो विश्व के लोगों का जो मानव विकास को सूचकांक के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित करती है कि कौन देश विकसित है, कहाँ की स्थिति खराब है, कहाँ सुधर रहा है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और जो देश इसमें पिछड़े हुए हैं उनको आर्थिक रूप से या टेक्निकली रूप से जो भी है, जो उसको चाहिए, आप मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, वह इस कार्यक्रम के अंतर्गत उसको हेल्प यानी मदद पहुंचाई जाती है। अब है मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश। कुछ देश है जो मानव विकास के बहुत सारे, उसका स्तर बहुत ऊंचा है, और कुछ है जो बहुत निम्न है। तो उच्च स्तर वाले जो देश हैं उनमें देखते हैं, इन देशों में
सेवाओं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है। इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। देखिए कितना अंतर है। एक तरफ जो विकसित देश है वहाँ पे दो चीज़ों पर सरकार बहुत खर्च करती है, वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। जबकि अपना देश भारत की बात करें तो सबसे कम जो है कटौती किया जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर। खैर इन कुछ सालों में इधर जैसे भारत की आर्थिक थोड़ा सा तरक्की हुई है, इस पर सरकारें जो है ध्यान दे रही है, लेकिन अभी जितना भारत का जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, अभी जो संसाधन है शिक्षा और स्वास्थ्य में अभी वो काफ़ी नहीं है। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और शिक्षा पर जो बजट है वह घटा दिया जाता है। वो बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए। तो शिक्षा पे बजट और स्वास्थ्य पे बजट सबसे इसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानव विकास यानी भारत का जो तरक्की है, मानव का जो भारत का जो पूंजी है, मुख्य रूप से यही है शिक्षा और स्वास्थ्य। इस पे सरकार को खर्च करना चाहिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए, इसके सेवाओं पे खर्च करना चाहिए, ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। यही कारण है कि हम अभी तक मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश में शामिल नहीं हो पाए हैं। अभी तक हम डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप अभी तक नहीं हो पाए हैं। और बहुत सारे कारण हैं कि हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, और शायद ऐसा चलता रहा तो डेवलप हो भी ना पाए। अगला है राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यहाँ पे राजनीतिक नहीं होता है, सामाजिक अस्थिरता नहीं होती है। सभी लोग उच्च स्तर के पढ़े लिखे होते हैं, उनमें तर्क होते हैं, यानी उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, आपस में झगड़ते लड़ते नहीं हैं, राजनीति के लिए उठापटक नहीं करते हैं। ये लोग अपना जीवन को ऊंचा करने के लिए ये क्या करते हैं, उपद्रव से दूर रहते हैं, सामाजिक अस्थिरता से दूर रहते हैं। यानी ये शांति और आनंदमय उच्च कोटि के जीवन को ये लोग जीते हैं, जिसमें इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप में तार्किकता का विकास हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप में होना जरूरी है, जो भारत में नहीं है। दूसरा, यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। सामाजिक विविधता नहीं होना भी यहाँ एक प्रमुख कारण बताया गया है, लेकिन सामाजिक विविधता होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको हम अपने शिक्षा के द्वारा, तर्क के द्वारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको हम क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा हमारे विकास पर बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता है। अगर हम अच्छे से समझदार हो जाए तो सामाजिक विविधता हमारे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। ये लोगों के अंडरस्टैंडिंग पर क्या है, आधारित है। अगला है, इस देश में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और कनाडा आते हैं। ये जो उच्च कोटि के विकास स्तर वाले जो देश हैं, उसमें मुख्य रूप से नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और कनाडा आते हैं। यानी ये जो देश है वह मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों में शामिल है। यहाँ पे ये सारी घटनाएं नहीं होती है। ये सब बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं यहाँ के। अब आगे देखते हैं विकास, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश। सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। इन देशों में प्रतिरक्षा, गृह कलह शांत करने में अधिक व्यय होता है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रवों जैसे गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, इसके अलावा अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। ये जो मानव विकास के निम्न स्तर वाले हैं उनमें ये सारी समस्याएं पाई जाती है। कारण है कि यहाँ पे आर्थिक जो तरक्की है वो भी बहुत कम है, लोग का जीवन स्तर कम है, शिक्षा का कम विकास हुआ है। ये इन देशों में मुख्य रूप से अफ्रीकन देश आते हैं। और इससे आगे हमारा देश है भारत। जो हमारा भारत है विकासशील है। भारत जो है हमेशा
प्रयासरत है कि हम जल्दी से जल्दी विकसित हो। इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है वह विकास, शिक्षा। शिक्षा सभी लोगों को एक रूप से मिले, सभी लोगों को समान रूप से मिले, ताकि भारत का विकास अच्छा से हो और भारत जल्द ही डेवलप्ड कंट्री के समूह में शामिल हो जाए, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो। इसके लिए ज़रूरत है कि शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना। और स्वास्थ्य व्यवस्था कितना खराब है हम लोग देख चुके हैं कोरोना काल में, इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मानव विकास समाप्त होता है। लोग नए हैं हमारे चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ग्लोबल स्टडीज लाइव को, और अपने तैयारी को अच्छा से कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।